Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Statistical Assistant. I hope you guys are doing well. So हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो आज कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके थ्योरी बेस्ड, ठीक है. तो आप इससे अपना रिवाइज कर सकते हैं एक तरीके से. तो मैं आपको थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है. तो आप लोगों के वो करने हैं, तो आप पढ़ो, चीजें क्लियर हो जाएंगी. जो किसी ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ टॉपिक ऐसा होगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा. तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका. इन अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट डज द पैरामीटर के रिप्रेजेंट. अब क्या होता है, जो आपका पैरामीटर के है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में होता है. तो के आपका सैम्पलिंग इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. सैम्पलिंग इंटरवल का मतलब क्या है कि in a sampling distribution the parameter k represent the sampling interval. It represent the distance between which data is taken. तो ये distance measure करता है कि distance between data is taken, उसका distance को जो measure करता है वो आपका k होता है, sampling interval होता है. नया टॉपिक लगा होगा, कोई बात नहीं, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, इसके जैसा कुछ आ जाए तो आप लोगों को वहां पर दिक्कत नहीं होगी. बेसिकली हमें तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका. नेक्स्ट है, if the distribution of a sample and population changes, then the mean of the sampling distribution must be equals to. क्या बोल रहा है कि अगर if a distribution of sample और population changes, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या उसके मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल, किसके इक्वल होगा. तो हम ऑप्शन आपको क्या क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन या मीन ऑफ द पॉपुलेशन. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है इसमें कि मीन ऑफ द पॉपुलेशन. क्या आपका मीन वैल्यू है पॉपुलेशन की, वो इस पे आती है. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो कि इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल, if the distribution of sample and population changes, ठीक है. तो क्या कहता है, देन द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन. तो आपका सैम्पलिंग क्या होना चाहिए, आपका जो सैम्पलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मीन ऑफ द पॉपुलेशन की. एक्सप्लेनेशन देखो जरा. इन अ डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएशन in sample and the population, the mean of the population is equal to the mean of the sampling distribution. कि in a sampling distribution irrespective of variation in sample and population, चाहे population में कोई variation ले आओ या फिर sample में कोई variation ले आओ, the mean of the population is equal to the mean of the sampling distribution. तब भी क्या रहेगा, जो mean of the population है वो इक्वल होगा mean of the standard sampling distribution. If repeated random samples of a given size n are taken from the population of values for quantitative variable, then where the population mean is mu and the population standard deviation is sigma, then the mean of all the samples means x bar is the population mean of mu. तो मतलब क्या होता है कि आपका वो सैंपल का मीन भी पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा, दैट इज म्यू, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम. नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के से रिलेटेड कि जो आपका क्लस्टर सैम्पलिंग था, जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग था, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग था, अदर टाइप्स ऑफ, ये सब किसके टाइप्स हैं, ये सब है आपके टाइप्स ऑफ इन डायरेक्ट सैम्पलिंग, इनडायरेक्ट सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग. तो ये रैंडम सैम्पलिंग के सारे पार्ट्स होते हैं. नॉन रैंडम तो क्या है कि रिसर्चर ने अपनी मर्जी से कोई सैंपल उठा लिया. हमने दो तरीके से पढ़े थे, हमारी रैंडम सैम्पलिंग थी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग थी. तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमने पढ़ा था कि अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अगर कोई डेटा कलेक्ट करते तो वो नॉन सैम्पलिंग होता है. मगर रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, हम ये मेथड यूज करते हैं जिसमें इक्वल चांस मिले हर एक डेटा को सेलेक्ट होने का. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ अननोन और एग्जैक्ट वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन. जो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हर बार बताया वो होता है हमारा पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे. और स्टैटिस्टिक क्या होता है, करेक्टरिस्टिक या फिर जो रिप्रेजेंट करता है किसको, सैंपल को, ठीक है. ये छोटी छोटी चीजें भी आ जाती हैं.
The unknown or exact value of the represent the whole population is called parameter. Generally, parameters are defined by small Roman symbols. ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल रोमन सिंबल्स से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम. नेक्स्ट है अ सैंपल साइज इज कंसिडर लार्ज इन द फॉलोइंग केसेस. तो लार्ज कब बोलते हैं हम सैंपल को? जब हम जेड टेस्ट लगाते हैं. कब लगाते हैं? जब हमारा एन क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो? 30 हो. 30 से ज्यादा या 30 के इक्वल हो. ऑप्शन नंबर थर्ड आपका, ये फर्स्ट आपका हो जाएगा. जनरली अ सैंपल हैविंग 30 और मोर सैंपल वैल्यूज इज कॉल्ड लार्ज सैंपल. ठीक है, बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम सच सैंपल फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये बोला जाता है जो 30 या 30 से ज्यादा होता है डेटा, उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो क्या बनाता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अगर इससे कम वैल्यूज होती है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं क्रिएट कर पाता, उसकी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर पाता. नेक्स्ट है द सेलेक्टेड क्लस्टर इन क्लस्टर सैम्पलिंग आर नॉन एज. जो हम क्लस्टर सैम्पलिंग में क्लस्टर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग में जो क्लस्टर बनाया जाता है वो होता है हमारा एलिमेंट्री यूनिट. ऑप्शन नंबर 1. इन अ क्लस्टर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर. आपको पता है क्लस्टर में छोटे छोटे ग्रुप्स में बना दिया जाता है. These selected cluster in a sample are called as elementary units. इनको क्या बोला जाता है? elementary units बोला जाता है. ये आपने पहली बार सुना होगा. ठीक है, या फिर जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो उन्होंने वर्ड पढ़ा होगा. नेक्स्ट है आपके ये हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक क्वेश्चन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन से. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल कंटेनिंग n items from a population with कैपिटल एन आइटम्स विदाउट रिप्लेसमेंट इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि एक बार निकाल लिया है कोई, अगर हमने बॉक्स में से कोई बॉल, तो हमने वो वापस से नहीं डाली जब हम दूसरी बार उसको कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं. तो जब आपका स्मॉल सैंपल के लिए हम स्मॉल एन यूज करते हैं नंबर के लिए, और कैपिटल एन हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं. तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सबसे फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन the number of way of selecting sample of size n from a population containing n and atoms is nc n small n. The probability of selecting of each sample is. अब हर एक की probability, ये तो आपके क्या हो गए? नंबर ऑफ वेज हो गए सेलेक्ट होने के. जो हम पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं कि क्या हमारे पास वेज है. इन्होंने पूछी है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, तो हर किसी के पास इक्वल चांस है, तो 1/n सबकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हर एक सैंपल में. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंटेनिंग 18 आइटम्स फ्रॉम विच 6 आइटम्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. अब देखो इसमें क्या बोला है, हमें ऑल पॉसिबल सैंपल्स बताने. जो देखो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला बताया था ना NCN, ये उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है. तो एक टॉपिक बताया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया है. तो टोटल पॉपुलेशन में आइटम्स कितने हैं? 18. आपको सेलेक्ट करने हैं 6. इसको सॉल्व करो. 18 फैक्टोरियल, 18 माइनस 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल. आपको पता है ना इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n फैक्टोरियल, मतलब जो भी आपका आएगा n माइनस x फैक्टोरियल एंड x फैक्टोरियल, अगर ये NCX लिखा होता तो इसका ये फॉर्मूला होता है. वैल्यू पुट कर दी हमने. 18 फैक्टोरियल को आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं. 18 फैक्टोरियल का मतलब है कि आप 18 के बाद 1 तक मल्टीप्लाई करते रहें. जिन्होंने आज पहली बार, क्या पता बहुत से बच्चे होंगे जो अब पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो ये टिल आपको मल्टीप्लाई करना है 1 तक, है ना. मगर आप देखोगे जैसे क्या था वो 18 फैक्टोरियल, 18 माइनस 6 किया था हमने तो 12 फैक्टोरियल आ गया, है ना. तो 18 माइनस 6, 18 में से 6 गया 12 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल. तो 18 को आप टिल कहाँ तक ओपन कर लो? 12 तक. अपॉन में 12 फैक्टोरियल इनटू में 6 फैक्टोरियल. 12 तक की कट कर दो, 6 को खोल लोगे, 6 5 4 3 2. इसको करा, उसके बाद आप ना जो भी मिल रहे हैं सिलेक्टेड नंबर्स उनसे इसे कट करके जब सॉल्व कर लोगे तो आपका ऑप्शन इसमें आ जाएगा. मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ. ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 18564. तो आप इसको खुद सॉल्व करना. ठीक है, इसको थोड़ा डिवाइड करना आ जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट है पार्क अ पैक ऑफ कार्ड्स कंटेन 52 कार्ड्स. कार्ड्स होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं. अ प्लेयर सेलेक्टेड
4 कार्ड्स एट रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, 4 कार्ड्स उसमें से सेलेक्ट करे विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि जब वो 4 एक बार निकाले वापस उसमें नहीं रखे। तो फाइंड करना है ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्ड सेलेक्टेड। तो हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन करने हैं कि वो कार्ड सेलेक्ट हुआ है। अब देखो तो क्या था, पॉपुलेशन में कितना आपका N52 कार्ड्स थे, सैंपल आपका कितना का हो गया 4 का, तो सिंपल 52C4 इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें सी। ठीक है, हो सकता है आपको इतनी टफ वैल्यूज ना दी होंगी तो कभी सॉल्व करने में, जैसे इसमें कुछ नहीं है, 52 फैक्टोरियल है, नीचे हो जाएगा 52 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। 52 फैक्टोरियल है, 52 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 12 में से 4 ये 48 इंटू में 4 फैक्टोरियल। इसको 48 तक कट करो, फिर सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा। थोड़ा मल्टीप्लाई में हो सकता है, वहां पे कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो अपनी स्पीड बनाओ। ठीक है, बेसिकली अब स्पीड भी बनानी है आप लोगों को। A population contain n items out of which n are selected with replacement. Now this question is related to with replacement. With replacement क्या है, आपने निकाल कर उसने वापस रख दिया है। ठीक है, कार्ड निकाल लिया है वापस उसमें रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल बीइंग सेलेक्टेड, तो उस सैंपल की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ सैंपल्स कंटेनिंग एन आइटम सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज, ये आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ सैम्पलिंग काउंटिंग, ये वेज हो जाएंगे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1n की पावर आपका सैंपल का साइज, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a box contain 26 napkins. If 3 napkins are selected at random with replacement, then the number of possible samples, मतलब जितने निकाले उतने ही आपने with replacement उसमें डाल दिए। तो n आपका कितना है 26, सैंपल हमने 3 लिया, तो n3 तो 26 की पावर 3। आपसे क्या पूछा है इन्होंने, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स पूछे हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, तो यहाँ आपको 1/n की पावर n नहीं करना है, यहाँ आपको सिर्फ वेज बताने हैं। वेज बताने का फॉर्मूला क्या है, n की पावर स्मॉल n। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अ सैंपल वॉज फॉर्म consisting of 8 students from a total of 56 students for certain task. Find the sampling fraction of the population of students. अब आपको पता है सैंपल आपका सिलेक्ट किया है n पॉपुलेशन में से स्मॉल n, आपको क्या बताना है, देन द नंबर ऑफ सैम्पलिंग फैक्टर इज, नंबर ऑफ सैम्पलिंग फैक्टर आपको बताने हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपका n डिवाइडेड बाय स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ठीक है, फाइंड द सैम्पलिंग फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट, कितना सैम्पलिंग पार्ट है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं ना, आपके 40 नंबर आए हैं आउट ऑफ 50, तो आपको वही सैम्पलिंग फ्रैक्शन बताना है पॉपुलेशन में से। तो कितने सैंपल हैं 8, टोटल कितने लोग हैं 56, तो 1/7 आपका ऑप्शन नंबर 1। देख लो, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन योर रीजनिंग। हमें ऐसा लगता है कि कुछ अलग चीज है, प्रोबेबिलिटी में तो बेसिकली कोई आपको फॉर्मूले रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ना पता हो ना, आज कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं। अब है फाइंड द प्रोबेबिलिटी population proportion P for the IPL team having 30 players with 10 overseas players। अब आता है population proportion को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं, consisting of n items। ठीक है, with x specified items as given as, तो x हम मान लेंगे वो स्पेसिफाइड जो हमें आइटम्स के बारे में बता दिया गया है, स्पेशलाइज्ड आइटम्स। जैसे आपके 30 प्लेयर्स थे विद 10 ओवरसीज प्लेयर्स, तो एक स्पेशलाइज्ड आइटम्स बता दिए, उसको हम एक्स ले लेते हैं। तो इनका कितना पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन है, तो एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स आपका 10 है, एन आपका 30 है, दैट इज 1/3। ये भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का भी मतलब कितना है कि ये 10 आउट ऑफ 30 कितने हैं, इनका प्रोपोर्शन क्या बनेगा, तो 10/30, सिंपल 1/3। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज प्रोवाइडेड दैट फॉर अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको एस्टिमेटेड वैल्यू पता है x की 11, आपको 5 गिवन है 13, फाइंड द बाइसनेस इन द सैम्पलिंग। तो बाइसनेस ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसका फॉर्मूला होता है जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है -5, इसका मॉड्यूल ले लेंगे तो हम
तो 11 माइनस 13 इसका मॉड्यूल हो जाएगा, तो आपका ये -2 होगा, उसका मॉड्यूल लोगे तो आपका 2 ही आ जाएगा। तो हेयर बाइसनेस इज 2। तो ये आपका एक बाइसनेस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो नेक्स्ट है आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस है। तो आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, तो उसमें आपका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादातर मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही हैं आपके। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं अपने। तो सबसे पहला है आपका, दिस इज अ सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक बेस्ड क्वेश्चंस है कि अ डाइस इज टॉस्ड 120 टाइम्स विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स गिवन है कि एक बार टॉस हुआ, 2 बार, 3 बार, 6 बार। फ्रीक्वेंसीज गिवन है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट अ डाइस इज अनबाइज्ड। आपको टेस्ट करना है कि जो डाइज है वो अनबाइज्ड है, और आपको काई स्क्वायर वैल्यू गिवन है कि इस पर आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फॉर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बताते हैं, हम नल हाइपोथेसिस क्या रखेंगे कि हमारा डाइज अनबाइज्ड है। ठीक है, वो हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, दैट इज डाइज इज बाइज्ड। अब हमें कैलकुलेशन करनी होगी, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होगी। क्या होता है, सिंस द डाइज इज अनबाइज्ड, तो अनबाइज्ड है इसका मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या होगी, 1/6 ही। हमारा आर सैम्पलिंग स्पेस कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 ये होता है। तो हमारी अगर बाइज अनबाइज्ड है, डाइज अगर अनबाइज्ड है, तो हर किसी की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। और हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है n इंटू में r। ठीक है, अनबाइज्ड होने की 1/6 है, इंटू में n हमने देखा था कितने बार वो टॉस हुआ है, दैट इज 120 टाइम्स। तो n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20। फॉर्मूला क्या होता है काई स्क्वायर का, समीशन एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका एक्सपेक्टेड। तो ऑब्जर्व्ड आपको गिवन है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज आपकी कितनी आ जाएंगी, आप उसको टोटल करेंगे। आपको किस पे मेजर करना है, काई स्क्वायर एट 11.7। तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ रही है, 10 डाइज इज बाइज्ड। इसका मतलब आपको नल हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना होगा। और आपका क्या आता है कि आप क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि डाइज क्या है, वो बाइज्ड है, उसमें बाइसनेस है। ठीक, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आई होप आप लोगों को पता होगा कैसे निकालते हैं। हाँ, हम लोगों ने एक टाई स्क्वायर कराया, मैंने आपको एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दोनों निकालना सिखाया है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि वो कैसे सॉल्व होगा, तो ये चीज आपको बतानी है मुझे कि ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी। जो आपको एक हिंट दे देती हूँ, जो गिवन होती है कुछ उन्हीं में से बनता है। तो करना, मुझे बताना, नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में भी क्या करेंगे, जाकर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन देखना। ये बेसिकली आपके लिए ही है, तो मैं आपको बस ओवरव्यू के लिए बताती हूँ। ये देखना है कि आप लोगों को करा कराया ना मिले, खुद से भी कुछ करो। तो जिसको नहीं आता जाके क्लास देखें। ठीक है, वहां पे मैंने आपको क्लियरली सिखाया है कि कैसे निकलती है एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब आता है, कंसिडर करो अ सेट ऑफ 18 सैंपल्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन v square each sample and all and sum of sum all the squares, the number of degree of freedom of for a chi-square distribution will be। अब होता है, देखो आपका chi square distribution का मतलब है द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव्स और सैंपल इक्वल्स द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपके पास टोटल स्टैंडर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव्स कितने हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव्स वो आपके पास है 18। ठीक है, और वही किसके इक्वल होता है, आपके नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में क्या हो जाना है, 18 ही हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। देखो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि इन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव्स और सैंपल इक्वल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको अगर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन होता है और आपसे पूछ ले कि नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव्स कितने होंगे, तो वो भी आपके 18 हो जाएंगे। तो वो क्रॉस करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है 6। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसका मीन कितना होगा। तो क्या होता है, मीन भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल ही होगा, दैट इज 6, ऑप्शन नंबर सी। ये भी है प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, द मीन करस्पॉन्ड टू द नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, तो मीन भी आपका 6 होगा।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। विच काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स द मोस्ट लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन सा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, तो क्या होता है, when the degree of freedom of a chi-square distribution increases is trend to correspond to normal distribution। कब chi-square distribution आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा लगने लगता है, जब मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 16 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ बैग contains 60 chocolates. This bag has 4 different colors of chocolates in it. If all 4 color of chocolate were equally likely to put in the bag, what would be the expected number of chocolates of each color? तो देखो, एन आपके पास कितना है, 80। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 4 बुक, आपको 4 डिफरेंट कलर की बॉल सेलेक्ट करनी है, तो वो इक्वली लाइकलेबल है, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी 4 की हर किसी के आने की 1/4 होगी। ठीक है, और मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको बताया कैसे निकलती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमें निकालनी है वो हमारी निकलेगी एन मल्टीप्लाई में आर, तो 80 मल्टीप्लाई में 1/4 कर दोगे आप, तो आपका 20 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसमें आपको अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, और वो आपको नहीं आई होगी तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा। सपोज करो अ पर्सन हैज 8 रेड, 5 ग्रीन, 12 ऑरेंज एंड 15 ब्लू बॉल्स। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द कलर ऑफ द बॉल्स अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। हमें ये हमारा नल हाइपोथेसिस है कि उनके हर किसी को सेलेक्ट, मतलब हर किसी की फ्रीक्वेंसीज क्या है, इक्वल है। व्हाट इज द काई स्क्वायर वैल्यू यू गेट, तो क्या मिलेगी, तो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो आपको डेटे में गिवन है, क्या क्या है, 8, 5, 12, 15। ठीक है, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी डिवाइडेड बाय हमारा 4, कितनी है ये टोटल 4, तो आपका आ गया 10। ठीक है, फॉर्मूले में हमें निकालना है एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा क्या है, सॉरी एक्सपेक्टेड आई है, ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम एवरेज निकाल लेते हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेड आ गई है। और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है, तो 10 हमने लेके चला कि एक्सपेक्टेड थी, रेड आने की भी 10 थी, ग्रीन आने की भी 10 थी, इसकी आने की भी एक्सपेक्टेड हमारी 10 थी, और इसकी भी हम ये मान के चलते हैं। तो 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस में 10 माइनस 12 का होल स्क्वायर, प्लस में 10 माइनस 15 का होल स्क्वायर, माइनस होना था यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय आपका n कितना है, n है आपका, सॉरी डिवाइडेड बाय हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड, वो कितनी है, 10 ही है। इसको सॉल्व करोगे तो 5.8 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो आपका पीछे वाला क्वेश्चन भी था उसमें हमने जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो जाती है, यही सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनका ही टोटल। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हर एक में से फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड माइनस करनी होती है। जैसे आपको मैं दोबारा दिखाती हूँ क्वेश्चन, मे बी बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, वो ना ही सॉल्व कर पाए, तो आप टेबल बनाओ जो आपकी एक्सपेक्टेड निकल के आ गई है, कितना आया है, 20, आपकी 20 आई है निकल कर। ठीक है, तो 20 को हर बार हमारा फॉर्मूला होता है समीशन एफ ई माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय समीशन एफ ई, मतलब हाँ समीशन ही होता है इसका होल स्क्वायर। तो आप टेबल बना सकते हैं, ये आपकी ऑब्जर्व थी, एक्सपेक्टेड हमारी 10 थी, तो आप एफ ई माइनस एफ जीरो के कॉलम बना लो। ठीक है, सामने सामने माइनस करके लिख दो, उसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय जो आपकी 20 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई थी उससे डिवाइड कर दो। ठीक, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। अगर फिर भी आपको एक्सप्लेन अच्छे से समझना है तो क्लास में जाकर चेक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो थैंक यू। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, कल मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को कुछ काम है, इसलिए मुझे यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा ड्यू टू सम रीजन। तो कल हम और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ करेंगे, और जिनके पास सीरीज है प्लीज वो खुद से भी कर सकते हैं, बट मैंने फिर भी ये कुछ लोगों के पास नहीं है, या फिर आप लोगों के पास नहीं समझ में आ रही हैं कुछ चीजें, इसलिए मैंने आपको इसका रिवीजन कराया है। सो बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस टुमारो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।